हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, आज हम एक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है गुप्तकालीन कला संस्कृति। और कला संस्कृति में भी हम बात करने वाले हैं साहित्य और विज्ञान की बात करेंगे। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से चाहे भारत लेवल हो चाहे राजस्थान लेवल हो, प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित है। यदि गुप्तकाल लगता है टॉपिक तो क्वेश्चन यहां से निश्चित आता है। और यहां से यदि क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है, ठीक है, मैं पहले बता देता हूं। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो सेकंड ग्रेड के लेवल का पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे साहित्य की। अब देखो, जब हम गुप्तकाल को शुरू करते हैं उससे पहले हमारे को एक बात ध्यान होनी चाहिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग, किस वंश को कहा गया है। कि भारतीय इतिहास का तो के.एम. मुंशी एक इतिहासकार थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। इतिहासकार के.एम. मुंशी के अनुसार भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस वंश को कहा गया है, किस काल को कहा गया है, तो गुप्त काल को कहा गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो एक इतिहासकार और है जिनका नाम है मैक्स मुलर। इतिहासकार मैक्स मुलर ने भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण काल किस काल को कहा है, तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का पुनर्जागरण काल कहा है। किसने? मैक्स मुलर ने। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अब हम शुरू करते हैं गुप्तकालीन साहित्य। आज हम साहित्य की बात करेंगे। यदि मैं गुप्तकालीन साहित्य की बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है कालिदास का। कालिदास गुप्त काल में एक महान व्यक्तित्व हुए हैं। कालिदास ने अपने यानी गुप्तकालीन साहित्य में 7 रचनाएं की है। कितनी? 7 रचनाएं की है। अब देखो, कालिदास की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास की। देखो, कालिदास कालिदास कौन था? तो कालिदास एक बहुत बड़ा विद्वान था। इस कारण इनको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर आपके सामने कालिदास को कहा जाता है। अब देखो, जब आप गुप्तकाल आपने कभी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। उन नवरत्न में कौन शामिल था? कालिदास। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे, 9 रत्न थे, उनमें कौन शामिल था? कालिदास था। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। ये बातें हैं दो। एक तो ये भी ध्यान रखनी है कि इनको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। किसको कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। साथ ही साथ में मैं कालिदास की बात करूं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। अब देखो, अब इनके जन्म की मैं बात करूं कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म बिहार में मानते हैं। इनका निवास स्थान के आधार पर इनका जन्म में विवाद उत्पन्न है। जन्म स्थान के आधार पर यानी कि निवास स्थान कहां पर था, तो कुछ साक्ष्य मिले हैं। इनके रहने के कुछ साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं? बिहार से मिले हैं। तो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो मधुबनी, बिहार माना जाता है। ठीक है। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास का जो जन्म हुआ था वो रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड में हुआ था। वो थोड़ा सा प्रमाणिक नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास का जो जन्म हुआ था वो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन इनके जो निवास स्थान के कुछ साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? मधुबनी, बिहार से मिले। इस आधार पर कुछ इतिहासकार, अधिकांश इतिहासकारों ने कहा है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म मधुबनी, बिहार में हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ इतिहासकारों ने इनका जन्म कहां पर माना है? रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में माना है।
अब देखो, कालिदास का जो विवाह हुआ था वो हुआ था, इनकी पत्नी कौन थी? तो इनकी पत्नी थी विद्योत्तमा। इनकी पत्नी का क्या नाम था? देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कालिदास के साथ में विद्योत्तमा की। देखो, विद्योत्तमा जो थी वो एक विदुषी महिला थी। विद्योत्तमा एक बहुत ही विद्वान ज्ञानी महिला थी और एक विदुषी महिला थी। कहते हैं कि जब ये एक बड़ी सुंदर भी थी, बड़ी सुंदर थी, विदुषी थी, साथ में ज्ञान युक्त भी थी। अब देखो, जब ये कंवारी थी, यानी कि जब ये शादी नहीं हुई थी, किसके साथ में? कालिदास के साथ में इनकी शादी नहीं हुई थी। उससे पहले की घटना ऐसी आती है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनके पास में जब भी कभी शादी का प्रस्ताव आता था, किसके पास में? विद्योत्तमा के पास में जब भी कभी किसी का शादी का प्रस्ताव आता था तो इनके द्वारा एक ही क्वेश्चन किया जाता था कि आप मेरे साथ क्या कर लो? मेरे साथ आप शास्त्रार्थ कर लो, यानी कि ज्ञान का मुकाबला कर लो मेरे से, मुझको हराओ और मैं उसके साथ में क्या कर लूंगी? शादी कर लूंगी। तो अलग अलग क्षेत्रों से विद्योत्तमा के साथ में कई लोगों ने शास्त्रार्थ किया, कई राजकुमारों ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन वो विद्योत्तमा को हरा नहीं पाए। जब विद्योत्तमा को वो लोग हरा नहीं पाए तो वो अपमानित हुए, यानी कि हार कर लौट गए। लौटे तो उनका सीधी सी बात, अपमानित हुए। अपमानित होने पर जो राजकुमारों ने ट्राई किया था विद्योत्तमा के साथ में शादी करने के लिए, उन्होंने एक संगठन बनाया और ये निर्णय लिया कि ये जो अपने आप को क्या समझती है? अपने आप को ज्ञानी समझती है। कौन? विद्योत्तमा अपने आप को ज्ञानी समझती है। तो इसका विवाह ऐसे मूर्ख के साथ करवाएंगे कि उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। तो ये जंगल में चले जाते हैं मूर्ख को ढूंढने के लिए। अब जैसे ही वो जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद में उनको एक व्यक्ति मिलता है, ठीक है, और वो एक पेड़ पर बैठा था। पेड़ पर यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था और वो कौन था? वो आपके सामने था कालिदास। कालिदास एक पेड़ की टहनी पर बैठा है और देखो, कालिदास के हाथ में क्या थी? कुल्हाड़ी थी, और कुल्हाड़ी से वो इस पेड़ को यहीं से काट रहा है, यानी कि जहाँ पर बैठा है उसके विपरीत दिशा में काटना चाहिए था, लेकिन यहाँ से वो उस पेड़ की टहनी को काट रहा है। जब इस दृश्य को उन राजकुमारों के द्वारा देखा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो उसको कहा गया कि भाई नीचे उतर। तो ये बोला नीचे नहीं उतरूंगा, मैं तो काटूंगा। फिर बोला गया कि नीचे उतर, तेरी हम क्या करवाएंगे? शादी करवाएंगे। तो शादी का नाम लेते ही कालिदास पेड़ के नीचे उतर आया। उतरते ही इन्होंने कहा कि देख, ऐसी बात है, एक ऐसी महिला है, उसके सामने तेरे को क्या करना है? तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को बिल्कुल चुप रहना है। चुप रहकर तेरे को बैठना है और तेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो कालिदास को विद्योत्तमा के सामने ले जाया गया, आमने सामने बिठा दिया गया। अब देखो, जब शास्त्रार्थ हुआ उससे पहले जो मित्र मंडली थी, यानी राजकुमारों की जो मंडली थी, उन्होंने विद्योत्तमा के साथ में एक शर्त रखी कि ये जो व्यक्ति है, कौन? कालिदास, कि ये बात नहीं करता है, यानी कि बोलेगा नहीं, इशारों में आपसे क्या करेगा? शास्त्रार्थ करेगा। अब ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा और कालिदास आमने सामने बैठे हैं। विद्योत्तमा ने कालिदास के सामने एक अंगुली की। कालिदास ने सोचा कि ये इसे बोल रही है कि तेरी एक आंख फोड़ दूंगी, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं तेरी क्या फोड़ दूंगा? दोनों आंख फोड़ दूंगा। अब देखो, जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसका किस प्रकार से सामंजस्य व्यवस्थित किया है कि विद्योत्तमा कह रही है कि कालिदास से पूछ रही है कि आत्मा एक है या अनेक है। तो कालिदास कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। उत्तर सही मिल गया विद्योत्तमा को, विद्योत्तमा ने सही कर दिया। फिर विद्योत्तमा ने अपना हाथ दिखाया, यानी कि पंजा दिखाया। तो कालिदास के दिमाग में एक साइकोलॉजी उत्पन्न हुई कि ये ऐसे सोच रही है कि मैं इसके क्या मारूंगी? थप्पड़ मारूंगी। तो कालिदास ने कहा कि मैं तेरे मुक्का मारूंगा।
अब इतिहासकार इसका सामंजस्य किसके साथ में बिठाते हैं कि विद्योत्मा पूछना चाह रही थी कि जो 5 इंद्रियां है यानी कि 5 जो तत्व है वो किसके बस में है। तो कालिदास ने जैसे ही मुक्का किया तो इसका जो सामंजस्य इतिहासकार बैठाते हैं वो बैठाते हैं कि कालिदास का बोलना था कि जो 5 इंद्रियां या 5 जो गुण है वो किसके बस में है, मन के वश में है। इस प्रकार से इन दोनों का शास्त्रार्थ होता है और इसमें जीत कौन जाता है, विद्वान। यानी कि पहले तो मूर्ख थे लेकिन ये जीत जाते। कौन, कालिदास इस शास्त्रार्थ में जीते। जीतने के बाद इनकी शादी हो गई। शादी के बाद में घर आ गए। घर आते पहले ही दिन इनके विवाद उत्पन्न हो गया। किसके, विद्योत्मा और कालिदास के विवाद उत्पन्न हुआ। और किस बात पर हुआ, विवाद उत्पन्न होते ही विद्योत्मा के द्वारा कालिदास को अपमानित किया गया। अपमानित करने के बाद इनको घर से बाहर निकाल दिया गया और ये घर से चले जाते हैं। घर से जाने के बाद इन्होंने एक अग्नि वेदिका लगाई। अग्नि वेदिका लगाई, उसमें आग प्रज्वलित की, आग जलाई, माता को माला चढ़ाया और वहां पर एक ग्रंथ की रचना कर दी जिसका नाम था मालविकांगनी मित्र। ठीक है, तो ये थी कुछ किसकी बातें, कालिदास की प्रारंभिक बातें। अब देखो इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में ये जंगल में चले गए, घर से बाहर निकाल दिए गए विद्योत्मा के द्वारा। इसके बाद में इन्होंने 3 नाटकों की क्या की है, रचना की है। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इनके द्वारा 3 नाटक लिखे गए हैं। अब देखो ये जंगल में गए, जंगल में जाते ही इन्होंने एक हवन बनाया। हवन में अग्नि प्रज्वलित की, अग्नि जलाई, माता को माला चढ़ाया। उसी आधार पर एक ग्रंथ लिख डाला इन्होंने, एक नाटक लिख, एक रचना की, उसका नाम था मालविकांगनी मित्र। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो कालिदास के द्वारा 3 क्या लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं। नाटकों की अब देखो इसमें पहला है मालविकांगनी मित्र। इनका पहला नाटक है मालविकांगनी मित्र। कालिदास के द्वारा लिखा गया पहला नाटक कौन सा। यदि आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाए कि कालिदास के द्वारा पहला नाटक कौन सा था जिसकी रचना की गई है, तो मालविकांगनी मित्र है। मालविकांगनी मित्र कालिदास का पहला नाटक था और ये कितने अध्यायों में वर्गीकृत है, तो इसमें 5 सर्ग हैं। कितने सर्ग है इसमें, इसमें 5 सर्ग है। ठीक है, सर्ग का मतलब क्या है, अध्याय। और ये क्या है, कालिदास का पहला नाटक है। अब देखो मालविकांगनी मित्र में है क्या, वास्तव में इसकी बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तव में इसमें है क्या। तो मालव प्रदेश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका। मालव प्रदेश की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका। और शुंग वंश का शासक था जिसका नाम था अग्निमित्र। शुंग वंश का शासक कौन था, शुंग वंश का शासक था जिसका नाम था अग्निमित्र। इन दोनों की क्या है, प्रेम व विरह का वर्णन है इसमें। जो मालविकांगनी मित्र है वो कालिदास का पहला नाटक है और इसकी रचना कहाँ पर की गई थी, तो विदिशा में इसकी रचना की गई थी। इसकी रचना विदिशा में रहते हुए कालिदास ने इसकी रचना की थी। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इसकी रचना कहाँ पर की गई थी। तो मालविकांगनी जो मित्र नाटक था उसकी रचना विदिशा में रहते हुए कालिदास के द्वारा की गई। इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें 5 सर्ग है। कालिदास का पहला नाटक है और इसमें क्या मिलता है, महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है।
तो मालव प्रदेश की राजकुमारी थी जिसका नाम था मालविका, और शुंग वंश के शासक थे जिनका नाम था अग्निमित्र। इन दोनों के प्रेम की और विरह की क्या है इसमें सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये था आपके सामने मालविका अग्निमित्र। इसके बाद देखो इनका दूसरा नाटक आता है जिसका नाम है विक्रमोर्वशीयम। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। देखो इनका दूसरा नाटक कौन सा है? इनका दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। कौन सा नाटक है? दूसरा नाटक है ये, क्रम के हिसाब से दूसरा। उसमें 5 सर्ग थे, इसमें भी 5 ही सर्ग हैं। ठीक है, इसका तो नाम ही ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि विक्रमोर्वशीयम नाटक किसने लिखा था। तो कालिदास का नाटक है, दूसरा नाटक है जिसका नाम है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, इसके बाद देखो आगे हम बात करते हैं। आगे हम 3 नंबर पर बात करते हैं जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम ये इसका तीसरा व अंतिम नाटक है। कालिदास का तीसरा व अंतिम नाटक है। और कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके सामने कि कालिदास का सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। इन दोनों में 5 सर्ग थे, इसमें 7 सर्ग है। कितने सर्ग है? इसमें 7 सर्ग है, यानी कि 7 अध्याय इसमें। और कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है? अब देखो कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है आपके सामने अभिज्ञान शाकुंतलम, 7 सर्ग है इसमें। और कालिदास का अंतिम व तीसरा नाटक कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखो इसमें है क्या, तो इसमें वर्णन किसका है? ये भी एक प्रेम और विरह पर आधारित ही सुंदर चित्रण है इसमें भी। वो किसका है? तो हस्तिनापुर के एक शासक थे, राजा थे जिनका नाम था दुष्यंत। और कण्व ऋषि की पालिता पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम था आपके सामने? शकुंतला। इन दोनों के प्रेम और विरह का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, कि हस्तिनापुर के राजा थे जिनका नाम था दुष्यंत। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत व कण्व ऋषि की पालिता पुत्री जिनका नाम था शकुंतला, इन दोनों का इसमें प्रेम और विरह का क्या किया गया है? चित्रण किया गया। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और इसमें शकुंतला का इसमें चित्रण किया गया है। किसका? प्रेम और विरह का। ठीक है, अब देखो बहुत मोस्ट बात आती है कि एक जर्मन इतिहासकार या कवि आप बोल सकते हो, जर्मन कवि है जिनका नाम है गेटे। जर्मन इतिहासकार या जर्मन कवि है जिनका नाम है गेटे। उन्होंने इसकी क्या की है? इसकी प्रशंसा की है, इस विवाह की प्रशंसा की थी। ठीक है, तो ये था आपके सामने कालिदास का तीसरा नाटक। इसके बाद में 3 नाटक हो गए, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, और एक था आपके सामने सबसे पहला वाला मालविकाग्निमित्र। तो ये थे कालिदास के 3 नाटक। इसके बाद में देखो कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं। ठीक है, कालिदास के द्वारा महाकाव्य कितने लिखे गए हैं? कालिदास के महाकाव्य की हम बात करते हैं तो कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए हैं। अब देखो पहला महाकाव्य है कालिदास के द्वारा, जो पहला महाकाव्य लिखा गया वो लिखा गया रघुवंशम।
रघुवंशम। रघुवंशम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कालिदास के द्वारा दो महाकाव्य लिखे गए हैं। एक तो है रघुवंशम। रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम, तो रघुवंश के 40 शासकों का वर्णन किसमें किया गया है? तो रघुवंश के 40 शासकों का वर्णन रघुवंशम में किया गया है। और इसमें पहले शासक थे कौन थे? दिलीप, राजा दिलीप पहले शासक थे इसमें, ठीक है। तो रघुवंश के 40 राजाओं का इसमें क्या किया गया है? वर्णन मिलता है, ठीक है। और इसमें राजा दिलीप से लेकर, रघुवंश के शासक राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण, कौन था? अग्निवर्ण, अग्निवर्ण तक का इसमें वर्णन मिलता है। अब देखो, कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? वो रघुवंशम है। इसमें कितने सर्ग है? 19 सर्ग है इसमें। सबसे बड़ा महाकाव्य। इसके बाद में देखो, कालिदास के द्वारा एक और लिखा गया है जिसका नाम है कुमार संभव। कुमार संभव। कालिदास के द्वारा पहला महाकाव्य रघुवंश लिखा गया है, रघुवंशम लिखा गया है, जिसमें रघुवंश के 40 शासकों का वर्णन मिलता है। इसके बाद में देखो, राजा दिलीप से अग्निवर्ण तक का इसमें वर्णन मिलता है। साथ में इसमें 19 सर्ग हैं। और सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा महाकाव्य यही है। इसके बाद में देखो, इसमें कुमार संभव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मिलती है। क्या मिलती है? कि हिमालय की पुत्री थी जिसका नाम था पार्वती। हिमालय की पुत्री पार्वती तथा भगवान शिव के विवाह का वर्णन कहां पर मिलता है? कुमार संभवम जो कालिदास का महाकाव्य है उसमें हिमालय की पुत्री पार्वती और शिव, इनके विवाह की जानकारी कहां पर मिलती है? तो यहां पर मिलती है। और पार्वती और शिव के एक पुत्र था जिसका नाम था कार्तिकेय। तो कार्तिकेय की जानकारी हमारे को कहां से मिलती है? तो कुमार संभवम से हमारे को भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की जानकारी मिलती है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, 2 महाकाव्य हो गए, 3 और 2 5 रचनाएं हो गई है। और इनके द्वारा कुल 7 रचनाएं की गई है। तो 2 रचनाएं हैं इनकी खंड, ठीक है, काव्य। कालिदास के 2 खंड काव्य हैं। कितने हैं? 2 खंड काव्य हैं। पहला है इनका जो खंड काव्य है उसका नाम है ऋतु संहार। इनका पहला है ऋतु संहार। इनका जो पहला खंड काव्य है उसका नाम है ऋतु संहार। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है ऋतु संहार। तो इसमें गुप्तकालीन, या हम बात करें ऋतुओं के बारे में, तो इसमें ऋतुओं की जानकारी मिलती है। और इसमें कितने सर्ग है? तो इसमें 6 सर्ग हैं। और कालिदास की पहली काव्य रचना कौन सी थी? तो कालिदास की पहली काव्य रचना यही है। कालिदास की पहली काव्य रचना, इसमें 7 सर्ग है। और इसमें 7 ही, इसमें 6 सर्ग है, 7 नहीं, इसमें 6 सर्ग है। और इसमें 6 ही ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्तकालीन ऋतुओं की जानकारी हमारे को कहां से प्राप्त होती है, तो ऋतु संहार से गुप्तकालीन 6 ऋतुओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद में एक रचना है इनकी, एक खंड काव्य है जिसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है? मेघदूत। वर्तमान में जब व्हाट्सएप चलाते हो ना,
वही है ये, ठीक है, मेघदूत। और मेघदूत के कितने खंड है? 2 भाग है इसके भी। मेघदूत के 2 भाग है, जिनमें एक है उत्तर मेघ और एक है इसमें पूर्व मेघ। महत्वपूर्ण बात तो अब आएगी कि जो मेघदूत की रचना की गई है वो वाकाटक वंश, यानी कि जो कालिदास थे वो वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन सेकंड। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघदूत की जो रचना की गई है वो कहां पर की गई है। ये तो हमको पता है कि मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई है, लेकिन जो मेघदूत खंड काव्य है उसकी रचना कालिदास के द्वारा वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन सेकंड के दरबार में रहते हुए कालिदास ने की थी। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन सेकंड के दरबार में रहते हुए कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, देखो आगे हम चलते हैं। अब देखो इस प्रकार से कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हो गई? 7 रचनाएं हो गई। ठीक है, मालविकांगनी मित्र, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत पढ़ा हमने, ऋतु संहार पढ़ा, कुमार संभवम पढ़ा। ठीक है, इस प्रकार से ये कालिदास की 7 रचनाएं हैं। अब देखो एक नोट लगाना है आपको, कुल कितनी रचनाएं हैं? कुल रचना है इनकी 7। अब देखो इन एक नोट लगाना है, और नोट क्यों लगाना है कि एक इतिहासकार है जिनका नाम है सेमेंदर। क्या नाम है? सेमेंदर। एक इतिहासकार है सेमेंदर, और सेमेंदर ने कौन सी रचना की है? तो सेमेंदर की रचना है वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा नोट लगाना है। एक इतिहासकार है या व्यक्ति है, आप ये सब मान सकते हो। एक इतिहासकार है जिनका नाम है सेमेंदर, और सेमेंदर की रचना का नाम है वृहत कथा मंजरी। सेमेंदर का मानना है कि कालिदास की 7 रचनाएं नहीं थी, कालिदास की 8 रचनाएं थी। एक व्यक्ति है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि कालिदास की 7 रचनाएं नहीं थी, कालिदास की 8 रचनाएं थी। और जो कालिदास की 8वीं रचना थी उसका नाम था कौंतलेश्वरम दैत्य। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो कौंतलेश्वरम दैत्य है वो वर्तमान में प्राप्त नहीं है, इस प्रकार से ये प्रमाणित नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेमेंदर की कथा मंजरी के अनुसार कालिदास की 8वीं रचना कौन सी है? तो उसका नाम है आपके सामने कौंतलेश्वरम दैत्यम। ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। तो ये थे आपके सामने कालिदास। कालिदास का गुप्त काल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ इतिहासकार इसके पक्ष में भी है, किसके कौंतलेश्वरम जो दैत्य है ना उसके कुछ समर्थन करते हैं, वैसे ये वर्तमान में प्राप्त नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सेमेंदर की कथा मंजरी के अनुसार सेमेंदर की वृहत कथा मंजरी के अनुसार कालिदास का 8वीं रचना कौन सी है? कौंतलेश्वरम दैत्य कालिदास की 8वीं रचना थी। अब देखो आगे कालिदास को हमने पढ़ लिया। कालिदास के बाद में हम पढ़ते हैं विशाखदत्त। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विशाखदत्त की रचना कौन सी है। तो इनकी जो फेमस रचना है, प्रसिद्ध रचना है विशाखदत्त, कौन सी है? विशाखदत्त। और विशाखदत्त की है मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस क्या था? विशाखदत्त ने कौन सा लिखा है? मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। साथ ही साथ हम बात करें देवी चंद्रगुप्तम, ये किसने लिखा था? तो विशाखदत्त ने 2 रचनाएं की है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रम गुप्तम। देवी चंद्र
गुप्तम या देवी चंद्रम गुप्तम। तो देवी चंद्र गुप्तम व मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाखदत्त ने लिखा था। देवी चंद्र गुप्तम, ये दो रचनाएं हैं। इसके बाद में देखो एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्र गोविंद। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण लिखी थी। ठीक है, कि चंद्र गोविंद ने कौन सा ग्रंथ की रचना की है? तो चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण ग्रंथ की रचना की है। आगे चलते हैं हम। देखो आगे एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमर सिंह। गुप्तकालीन एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमर सिंह, और अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश। अमर सिंह, और इन्होंने लिखा है अमरकोश। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का विश्वकोश। आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाएगा कि संस्कृत व्याकरण का विश्वकोश किसको कहा जाता है? कि संस्कृत व्याकरण का विश्वकोश अमरकोश को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है संस्कृत व्याकरण का विश्व, संस्कृत व्याकरण का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो आपके सामने अमरकोश को कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन सकता है कि गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अमरकोश में मिलता है। अमर सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ अमरकोश में गुप्तकालीन भूमि का गुप्तकालीन भूमि का उल्लेख मिलता है। और कृषि यानी कि कृषि भूमि हो तो भूमि में कृषि ना तो की जाएगी ना, भूमि है तो कृषि तो की जाएगी। तो कृषि की, गुप्तकालीन कृषि की 4 क्रियाएं हुआ करती थी। गुप्तकाल में कृषि की कितनी क्रिया हुआ करती थी? 4। तो गुप्तकालीन कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन कहां पर किया गया है? उल्लेख कहां पर मिलता है? अमरकोश में मिलता है। तो भूमि है तो यहां से आप ध्यान रखना कि कृषि की 4 क्रियाओं का वर्णन कहां पर मिलता है? तो आपके सामने अमरकोश में मिलता है। इसके बाद देखो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है भास। क्या नाम है? भास। स्वप्न वास वादनम। एक व्यक्ति है जिनका नाम है भास। भास ने क्या लिखा है? तो भास ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है स्वप्नवास। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, स्वप्नवास वादनम। स्वप्नवास वादनम। अब देखो इसका भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त काल में लिखा गया संपूर्ण नाटक कौन सा है? अब तक हमने जो कालिदास के नाटक पढ़े हैं ना, वो संपूर्ण नहीं है। कि गुप्त काल का प्रथम लिखा गया संपूर्ण नाटक कौन सा था? तो गुप्त काल का लिखा गया प्रथम संपूर्ण नाटक था आपके सामने स्वप्नवास वादनम। गुप्त काल का प्रथम संपूर्ण नाटक। इसके बाद देखो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है भारवी। भारवी ने लिखा है किरात बहुत ही महत्वपूर्ण। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रचना की है और इसमें भगवान शिव, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है
कि भगवान, एक तरफ है भगवान शिव और एक तरफ है अर्जुन। भगवान शिव किसके बेस में है? किरात के बेस में। भगवान शिव को किरात के बेस में अर्जुन के साथ में संवाद वार्ता करते हुए किस ग्रंथ में दिखाया गया है या किस ग्रंथ में उनका उल्लेख मिलता है? तो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है वो भारवी ने लिखा था, उसमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और ग्रंथ था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दंडी। क्या नाम था? दंडी। अब दंड किसको देना है? तो हमारी सीता माता को कौन उठाकर ले गया था? रावण। तो रावण को दंड देना है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है दंडी। तो दंडी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो दंडी ने, सॉरी, एक ग्रंथ आता है, एक आता है भट्टी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भट्टी। एक है दंडी, एक है भट्टी। भट्टी यानी कि सीता माता को कौन उठाकर ले गया था? रावण ले गया था। तो भट्टी में किसको डालेंगे? तो भट्टी में डालेंगे रावण को। रावण वध। भट्टी में डालकर रावण का क्या करेंगे? वध करेंगे। तो भट्टी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो रावण वध की जो रचना की है वो भट्टी के द्वारा की गई है। इसके बाद देखो दंडी। तो दंड हम किसको देंगे? तो 10 कुमारों को, 10 लोगों को, 10 राजकुमारों को हम दंड देंगे। तो दंड किसको देंगे? 10 कुमारों चरित्र। दंड किसको देंगे? तो 10 कुमारों को हम दंड देंगे। तो इससे हो जाएगा 10 कुमार चरित्र। क्यों देंगे? तो क्योंकि इन्होंने अवंती जो सुंदरी थी उसको देखा था। ठीक है, और इनकी एक रचना और है जिसका नाम है काव्यादर्श। भट्टी में किसको देंगे? रावण को देंगे और रावण का वध करेंगे। ठीक है, तो भट्टी की रचना है रावण वध। साथ ही साथ हम बात करें दंडी, तो दंड किसको देंगे? तो 10 राजकुमारों को हम दंड देंगे क्योंकि इन्होंने अवंती सुंदरी को देखा था और एक इनकी रचना है काव्यादर्श। ठीक है, भट्टी के बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है असंग। क्या नाम था? असंग। अब हम संग किसके साथ में रहते हैं? संग किसके साथ में रहेंगे ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ हो सके, हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ हो सके? तो योगाचार भूमि शास्त्र की रचना किसने की थी? तो योग से रहेंगे ना। संग तो हम किसके संग में रहेंगे? योग के संग में। तो योगाचार भूमि शास्त्र की रचना आपके असंग ने की थी। योगाचार भूमि शास्त्र, योगाचार भूमि शास्त्र की रचना भी आपके सामने असंग ने की है। इसके बाद में है दिक्नाक। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? प्रमाण समुच्चय। यदि हम जॉब नहीं लगे तो हम किसी को नाक दिखाने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे? इसका हमारे को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम किसी को नाक दिखाने के लायक रहेंगे। तो दिक्नाक के द्वारा प्रमाण समुच्चय की रचना की गई है। यानी प्रमाण समुच्चय ग्रंथ किसने लिखा है? दिक्नाक ने लिखा है। इसके बाद में है, आगे ले लेते हैं हम, एक है बुद्ध घोष। देखो अश्वघोष अलग है, ध्यान रखना, अश्वघोष अलग है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। देखो हम यहां पर करते हैं बुद्ध घोष की रचना। अश्वघोष ने तो बुद्ध चरित्र की रचना की है, अलग है वो। यहां पर क्या है? बुद्ध घोष है। तो बुद्ध घोष ने क्या लिखा था? विशुद्ध मग। विशुद्धि मग की रचना किसने के द्वारा की गई थी? तो विशुद्धि मग की रचना आपके सामने बुद्ध घोष के द्वारा की गई है। इसके बाद में एक व्यक्ति है वात्सायन, एक गुप्तकालीन व्यक्ति है जिनका नाम है वात्सायन और इन्होंने लिखा था काम सूत्र। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सिद्धसेन ने लिखा है न्यायावतार।
अब देखो एक महत्वपूर्ण बात अब आती है, कौन सी आती है? विष्णु शर्मा की। ठीक है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विष्णु शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पंचतंत्र। इसमें क्या है? चालाक लोमड़ी, कलीला दमना, उनकी बात करते हैं। लास्ट है हमारा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पंचतंत्र। अब देखो पंचतंत्र नाम से पता चल रहा है इसमें कितने भाग है पंचतंत्र के। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि पंचतंत्र के कितने भाग है। तो पंचतंत्र के 5 भाग हैं। कितने भाग है? पंचतंत्र के 5 भाग हैं। देखो पांचों के पांचों भागों की मैं बात करता हूं। मित्र भेद, मित्र को यदि तुम भेद बताओगे तो वो तुम्हारे मजे लेगा, यानी कि तुम्हारे लाभ लेगा, तो मित्र लाभ है। इसके बाद में है काकुलकीयम। काकुलकीयम में क्या है? तो इसमें कोआ और उल्लू की कहानी है। किसकी कहानी है? जो काकुलकीयम है इसमें कोआ और उल्लू की कहानी है। ठीक है, कोआ और उल्लू की कहानी किसमें है? काकुलकीयम में कोआ और उल्लू की कहानी लिखी गई है। इसके बाद में लब्ध प्रणास। ठीक है, और इसका 5वां भाग है अप्रक्षिप्त काराकम। ये इसके 5 भाग है। किसके? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है? पंचतंत्र लिखा गया है। और इसके कितने भाग है? तो इसके 5 भाग है। और जो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है इसको यूरोप में क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसको यूरोप में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फेबल्स ऑफ विदपई। फेबल्स ऑफ विदपई यूरोप में किसको कहा गया है? तो पंचतंत्र को कहा गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फेबल्स ऑफ विदपई, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र को यूरोप में फेबल्स ऑफ विदपई कहा गया है। इसके बाद में लास्ट आता है शूद्रक। शूद्रक की वैसे हम बात कर चुके हैं। शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम। शूद्रक ने क्या लिखा था? शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। यदि मैं बात करूं कि इसका अर्थ क्या होता है, किसका? मृच्छकटिकम का मतलब होता क्या है? तो माटी का खिलौना या माटी की गाड़ी। ठीक है, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है माटी का खिलौना या गाड़ी। और जो मृच्छकटिकम ग्रंथ है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है वो एकमात्र गुप्तकालीन एकमात्र दुखांत नाटक है। कौन सा है? दुखांत नाटक है। ठीक है, तो ये थे हमारे गुप्तकालीन कला संस्कृति में साहित्य का योगदान। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं यदि यहां से क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे। ठीक है, यानी कि काफ़ी स्तर का हमने गुप्तकालीन साहित्य पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। ठीक है, और कल हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन विज्ञान के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में। 2 दिन हमारा और टॉपिक चलेगा ये। इसके बाद में हम गुप्तकाल की राजनीतिक स्थितियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि राजा महाराजाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से शासक हुए हैं। श्री गुप्त से शुरू करेंगे हम, और जो इसका प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम था स्कंद गुप्त, वहां तक हम अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि जो गुप्त काल का प्रथम शासक था जिसका नाम था श्री गुप्त, और अंतिम प्रतापी शासक था जिसका नाम था स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त तक हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे इसका विज्ञान, यानी गुप्तकालीन कला संस्कृति में विज्ञान और स्थापत्य कला की भूमिका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।